तो आज हम लोग लेकर के आए हैं किरचॉफ्स के नियम, जो हम लोग आम भाषा में केसीएल और केवीएल के नाम से जानते हैं। तो हमने पिछला जो भी लेक्चर देखा है ओम्स लॉ में हमने करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज का रिलेशन को जाना है। वही हमने रेजिस्टेंस अलग अलग पाथ वगैरह में हो तो उसको आपस में जोड़ने के लिए, प्रतिरोध को आपस में जोड़ने के लिए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में जाना है। उससे थोड़ा सा आगे चल के किसी पाथ में पर्टिकुलर कितना करंट है या किसी एक पॉइंट पे कितना करंट है, कितना धारा प्रवाह हो रही है किसी एक जगह पे, उसको जानने के लिए हम लोग किरचॉफ्स के नियम जो केसीएल केवीएल होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि जो किरचॉफ्स थे, गुस्ताव किरचॉफ्स, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। 1845 में दो नियम दिए और वो नियम केसीएल और केवीएल कहलाया। केसीएल जो होता है वो जो आवेश होता है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। वहीं जो केसीएल होता है, केवीएल होता है, वो एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण पे काम करता है। कैसे करता है उसको हम देखेंगे। तो ओम्स लॉ जहाँ सिंपल सर्किट में काम करता है, आसान सर्किट में, वहीं केसीएल केवीएल जो होता है, जो ये आप देख रहे हैं एकदम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देख रहे हैं इसमें वो काम करता है। और ओम्स लॉ एकदम सिंपल सर्किट को एक साधारण सर्किट वहां काम करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केसीएल यानी किरचॉफ्स का करंट का नियम यानी धारा का नियम। केसीएल इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, हम लोग केसीएल इसको हर जगह बोलेंगे, ध्यान से, केसीएल शॉर्ट फॉर्म इसका रहता है। तो केसीएल समझने से पहले हम लोग आवेश का संरक्षण समझते हैं, यानी जो आवेश होता है यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या है उसको समझते हैं। देखिए, दुनिया में कोई चीज बना नहीं सकते हैं, उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक, आवेश के केस में यही होता है कि जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो कभी आप बना नहीं सकते हैं, बस चार्ज का नंबर आगे पीछे करके आप उसको मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, आप उसको बना नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये एक कपड़ा है, ये एक शीशा का ग्लास है। सामान्यतः दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही ग्लास रॉड को आप कपड़ा से घसीएगा, रेशमी कपड़ा से, तो कपड़ा पे नेगेटिव चार्ज होगा और शीशा पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब ये कि शीशा के जो ग्लास रॉड है, शीशा का रॉड है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कपड़ा पे आ जाएंगे। तो जहां से निकलेंगे वहां खाली जगह यानी पॉजिटिव हो गया, और जिस पे आ जाएंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश, वो मतलब ऋणात्मक निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए निगेटिव चार्ज हो गया। तो हमने क्या देखा, कहने के लिए कि हमारा कपड़ा चार्ज है और ये ग्लास भी चार्ज है, ये पॉजिटिवली यानी धनात्मक चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ चार्ज बना नहीं है, बस एक दूसरे में चार्ज का ट्रांसफर हो गया है। तो यही हमारा आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि केसीएल क्या कहता है। तो केसीएल इसी पे आधारित है। केसीएल ये बोलता है कि अगर कोई सर्किट है, इसमें इधर से कुछ सर्किट जुड़ा होगा, यहाँ से कुछ जुड़ा होगा, मतलब सब जगह कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ऐसे, फिर यहाँ पे कुछ वोल्टेज जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ, मतलब कोई भी सर्किट हो, उस सर्किट के अगर हम एक पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, उस सर्किट के इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आने के बाद केसीएल ये कहता है कि यहाँ का जो अलजेब्रिक सम होगा, अलजेब्रिक सम कहने का मतलब क्या, बीज गणितीय, मतलब किसी एक कंडीशन को आप पॉजिटिव मानिए, किसी एक कंडीशन को आप निगेटिव मानिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आने वाले करंट को आप पॉजिटिव यानी धनात्मक मान रहे हैं, तो जाने वाले करंट को आप निगेटिव मानिए, इसको बोलते हैं बीज गणित। ठीक है, तो जब ये आप किसी को बीज गणितीय जब जोड़िएगा, तो इस सर्किट पे जो है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो हमारा करंट होगा जीरो होगा। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे यहाँ पे कहने का सेंस हम पहले क्या बताया आपको कि आवेश बना नहीं सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से कुछ करंट जा रही है, करंट क्या है, आवेश का फ्लो है, आवेश का बहना है, तो आवेश वही जाएगी जो आएगी, यही होता है केसीएल। तो जितना आने वाला होगा करंट, उतना ही करंट जाने वाला होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आवेश को बना नहीं सकते हैं, और जब आवेश नहीं बनेगा तो करंट भी नहीं बनेगा, यानी जो करंट आएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वही करंट उस पॉइंट से जाएगी। ठीक है, अब एक हम लोग मान लेते हैं कि जो करंट आए उसको हम लोग पॉजिटिव माने, जो करंट आए उसको पॉजिटिव मानते हैं, जो करंट जाता है उसको हम लोग निगेटिव मानते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये समझिए। देखिए, आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर हो जाएगा, मतलब आने वाले करंट को अगर पॉजिटिव में लिखते हैं, जाने वाले करंट को निगेटिव में लिखते हैं, तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब
ये समझ सकते हैं। इसे आने वाले मान लीजिए करंट I1 है, ठीक है। देखिए I1 I2 आने वाला है, तो I1 आ रहा है इसलिए प्लस में है, I2 भी आ रहा है इसलिए प्लस में है। अब देखिए ये I3 I4 जा रहा है, इसको निगेटिव में लिखते हैं। I4 जा रहा है और I3 भी जा रहा है, इसका सम 0 हो जाएगा। यही ये नियम बोलता है कि जो आ रहा है जो जा रहा है उसका बीजगणितीय सम 0 होगा। तो आने वाला करंट जाने वाला करंट 0, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 और बराबर के इधर ले जाएंगे तो I3 प्लस I4। अब देखिए आप यहाँ देखिएगा तो I1 I2 आने वाला करंट है, यानी ये जो करंट मेरा है ये करंट मेरा आने वाला करंट है और ये जाने वाला करंट है, मतलब आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। यही केसीएल का गणित का फॉर्म हो गया। अगर आप मैथमेटिकल में लेके आइएगा केसीएल को तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों बराबर होते हैं और जो टोटल सम होगा वो 0 होगा। यही केसीएल हो गया, ठीक है। कुछ उदाहरण समझेंगे हम लोग आगे, उसके बाद चलते हम लोग हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे। पहले वोल्टेज लॉ देख लेते हैं, या पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए ठीक है, एक पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट है, ठीक है। इस पे यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 6 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। अब एक ये है लाइन जिसपे कुछ करंट जा रहा है, कितना जा रहा है पता नहीं, हम पूछेंगे इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम लोग क्या करेंगे कि आने वाला करंट कौन कौन है, 2 एम्पियर, फिर आने वाला ये नहीं है, ये है 6 एम्पियर और ये 3 जाने वाला है। आने वाले करंट बराबर जाने वाले करंट, जाने वाला कौन है 1 एम्पियर, ये आने वाले 3 एम्पियर, 3 एम्पियर और ये भी जाने वाले, यानी I पता नहीं, इसका वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे कि जो I का बराबर करके जब कैलकुलेशन करेंगे, I बराबर क्या होगा 6 2 8, ये 3 और 1 4 है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 8 माइनस 4 बराबर 4, यानी जो इसका करंट का वैल्यू होगा वो हमारा होगा 4। यही केसीएल का तरीका होता है, ठीक है। अब हम लोग केसीएल से आगे निकलते हैं और केवीएल को देखते हैं। ये किरचॉफ्स का वोल्टेज का नियम हो गया, केसीएल का नियम हो गया, इसको हम लोग लूप भी बोलते हैं। जैसे केसीएल हम लोग क्या लगाए, किसी एक पॉइंट पे लगाए। आपने स्टेशन सुना होगा, जंक्शन सुना होगा, तो जो रेलवे में जो स्टेशन होता है वो क्या होता है कि वहां पे एक ही आएगी ट्रेन जाएगी, ठीक है। स्टेशन किसको बोलते हैं, जो ट्रेन ऐसे आती है और यहाँ रुकी और फिर चली गई, तो जहाँ पे एक रास्ता आने और जाने का हो उसको स्टेशन बोलते हैं। जहाँ एक से अधिक रास्ता हो, ऐसे घुमा हुआ हो आने जाने का, उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग जंक्शन का रूल भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो केवीएल होता है ये लूप में लगता है, इसलिए इसको लूप का नियम भी बोलते हैं। जनरली इसको हम लोग केवीएल केवल शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे और हिंदी के लिए किरचॉफ्स का वोल्टेज का नियम कहलाता है। अब बात करते हैं कि किस पे काम करता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत है ये उस पे काम करता है। मतलब आप ऊर्जा को न बना सकते हैं न खत्म कर सकते हैं, आप उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ केमिकल रिएक्शन है, आपने कोई कुछ केमिकल रिएक्शन लिया, उसको रिएक्शन करा दिया, यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल रिएक्शन करा दिए, इससे क्या हुआ, इससे एनर्जी मिला, तो उस एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना लिए। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे केमिकल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप बल्ब जलाएं तो बल्ब यहाँ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया। अल्टीमेटली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, जैसे यहाँ केमिकल एनर्जी से हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी फिर विद्युत एनर्जी से हो गया यहाँ पे प्रकाश एनर्जी में, आप बस बदल रहे हैं। उसी तरीके से ये जो केमिकल जैसा बैटरी चार्ज किए और बैटरी बना करके आप गाड़ी चला, यानी काइनेटिक एनर्जी मिल गया, गतिज ऊर्जा मिल गया। आप ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, आप बना नहीं सकते हैं। ये उसी आधार पे काम करता है। कैसे करता है, क्या होता है, हम लोग देखते हैं। देखिए केवीएल क्या बोलता है, केवीएल ये बोलता है कि एक सर्किट लेते हैं जिसमें कुछ सोर्स लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो, तो ये सर्किट में जो क्या होता है कि जितना एनर्जी है वो सब का सब 0 होगा, टोटल सम, अलजेब्रिक सम। जैसे करंट के लिए बताते हो, इसे यहाँ वोल्टेज के लिए होता है कि यहाँ अलजेब्रिक सम 0 होता है। उदाहरण के लिए मान आप ऐसे समझिए, एक बैटरी हम यहाँ ले लिए, ये 2 रेजिस्टेंस है, मतलब 2 बल्ब मान ले लिए,
तो बैटरी उतना ही पावर देगा जितना पावर ये बल्ब यूज करेगा। यही कन्वर्जन का नियम है और यही हमारा जो मतलब ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत है कि बैटरी उतना ही एनर्जी देगा जितना एनर्जी लोग खत्म करेगा। ऐसा तो नहीं कि बैटरी एनर्जी कुछ कहीं और देगा, नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि बैटरी का केमिकल एनर्जी यहाँ पे लाइट एनर्जी में बल्ब में कन्वर्ट होगा। यही होता है ऊर्जा का सिद्धांत पे आधारित। अब कैसे करते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म, हम लोग थोड़ा उसको देख लेते हैं। और उसको देखने के लिए आप ये समझिए कि एक चीज समझिए, इसको हम लोग ना लूप बोलते हैं कि लूप में जीरो होता है। क्या क्या होता है? तो इसमें कुछ चीज को पहले मानना पड़ता है। एक अगर सर्किट है तो इसमें सबसे पहले करंट फ्लो करेगा। तो हम करंट यहाँ देख लिए, यहाँ करंट आई है, आई फ्लो कर रहा है। सर्किट अपना इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ R1 है, इसका वैल्यू कुछ R2 है, यहाँ का कुछ वोल्टेज भी है। अब हम लोग को एक चीज समझना है, जो एनर्जी दे रहा है इसको बीजगणित में कैसे हम लोग केसीएल में माने थे। केसीएल में हमने माना था कि जो करंट आ रहा है पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव, उसी तरीके से यहाँ पे एक कंजम्पशन मान लेना है कि जो एनर्जी दे रहा है इसको पॉजिटिव मानेंगे और जो एनर्जी खा रहा है इसको हम लोग निगेटिव मानेंगे। बस वो मानने के क्रम में देखना है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो यहाँ से देखिए करंट डायरेक्शन ये फ्लो कर रहा है, यहाँ दिया हुआ है। तो करंट के डायरेक्शन में अगर निकल रहा है बैटरी तो ये पॉजिटिव मान लेते हैं, और जो मतलब एनर्जी खा रहा है, ऊर्जा खा रहा है, उसको निगेटिव मानेंगे। ये हमारा हो गया केवीएल का सिद्धांत। इसके ऊपर लूप लिखते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज VS है। नियम यही बोलता है कि जितना बैटरी होगा उसका अलजेब्रिक सम जीरो होगा। तो हमने बोला बैटरी जो पावर देता है उसको पॉजिटिव मानेंगे, जो पावर यूज करता है खाता है उसको निगेटिव मानेंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखाएगा, देखिए यहाँ वोल्टेज है तो पहला लिखाया VS, ये पॉजिटिव में, ये खा रहा है, ये नेगेटिव में। यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो यहाँ का करंट गुना यहाँ का रेजिस्टेंस। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से, वोल्टेज बराबर IR। उसी तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। ये निगेटिव में होगा क्यों? क्योंकि हम पावर खत्म हो रहा है तो यहाँ का वोल्टेज कुछ होगा। मान लेते हैं वोल्टेज यहाँ का क्या हो गया, IR1। उसी तरीके से यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, IR2। ठीक है, ये हो गया यहाँ का बराबर हो जाएगा 0। नियम यही बोलता है कि किसी भी लूप, यानी ये लूप हो गया, इसमें सभी विभवांतर यानी ये वोल्टेज यहाँ जो वोल्टेज आएगा सबका सम 0 होगा। यानी VS बराबर IR1 प्लस IR2। यानी जितना वोल्टेज इसमें एनर्जी दे रहा है और जितना एनर्जी खा रहा है दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा केवीएल का नियम। इससे कुछ उदाहरण देखेंगे। और हमने देखा वोल्टेज देना मतलब एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है, तो जितना एनर्जी जाएगा उतना ही एनर्जी कन्वर्ट होगा। यानी ये हमारा ऊर्जा के संरक्षण के स्थान पे बैठता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको फॉर्मूला देने के लिए, देखिए इसका अलजेब्रिक सम 0 होगा। अलजेब्रिक में जो एनर्जी दे रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, जो एनर्जी खा रहा है रेजिस्टेंस वगैरह उसको हम लोग निगेटिव मान लेते हैं और उसका अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो बैटरी का वोल्टेज होगा बराबर जो रेजिस्टेंस वोल्टेज खा रहा होगा वो दोनों बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं, दोनों को थोड़ा तुलना देख लेते हैं। तो देखिए लागू कहाँ होता है, तो जो केसीएल हमारा है वो जंक्शन पे लागू होता है। किसी पॉइंट पे करंट आने जाने वाला डायरेक्शन पे, किसी एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा करंट आ जा रहा है कहीं कहीं, किसी एक पॉइंट पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट है, यहाँ इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा करंट इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है। हमको यहाँ निकालना है पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम जब किसी एक पॉइंट के अलावा कोई कैलकुलेशन करेंगे तो वो केसीएल में करेंगे। उसी तरीके से एक लूप में कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग वोल्टेज वगैरह कुछ कैलकुलेट करना है तो हम लोग केवीएल का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करंट का अलजेब्रिक सम 0 होगा, यहाँ वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होगा। ये आवेश पे आधारित होता है, आवेश के संरक्षण पे, ये ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित होता है। ठीक है, ये आवेश के, ये ऊर्जा पे ये मतलब डिपेंडेंट होता है इसकी एनर्जी। अब बात करते हैं कुछ प्रश्न के। तो देखिए एक यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे केवीएल लगा केसीएल क्या करना है, हमको पूछा गया है ए का वैल्यू चाहिए। तो हमने केसीएल में क्या जाना है, जो करंट आने वाला है और जो करंट जाने वाला है वो बराबर होगा। यानी आने वाला करंट का डायरेक्शन ये यहाँ पे एरो था छूट गया है, आप ऐसे देख सकते हैं,
सॉरी, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, यानी आने वाला 5 एम्पियर, आने वाला 10 एम्पियर, जाने वाला नहीं पता, ए मान लिया, यानी ए बराबर 15 एम्पियर, यानी यहाँ पे जो करंट जाएगा वो जाएगा 15 एम्पियर। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव वगैरह आते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं केसीएल का यूज करके। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ केवीएल। देखिए ये केवीएल का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा सावधानी से देखिए। यहाँ पूछा गया है कि V1 और V2 वोल्टेज कितना है वो निकालना है। तो V1 और V2 वोल्टेज निकालने के लिए हमने सीधा बताया था केवीएल यूज करना है। लूप मान लीजिए ये, ठीक है, मान लिए हमने क्या बताया था, इसमें मतलब केवीएल लगाना है। तो बैटरी से एनर्जी निकल रहा है यानी पॉजिटिव 12 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यानी -V1, इसका V1 का वैल्यू पता नहीं है, और यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा है -8, ठीक है, 8 वोल्ट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी V1 बराबर 4 वोल्ट। हम देखिए एक इक्वेशन लिख के इतना कॉम्प्लिकेट सर्किट का यहाँ का वोल्टेज हम लोग आसानी से निकाल लिए, ये केवीएल का पावर है। उसी तरीके से हम लोग इसमें आते हैं, इसमें क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला लगाते हैं इस फॉर्मेट में। हमको यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का पता है, यहाँ का पता है। अब ध्यान से देखिए एक चीज, यहाँ पे आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ का हम लोग 8 को प्लस में लिए हैं, क्यों लिए हैं सो समझिए। जब हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं तो करंट ये डायरेक्शन यही है, मतलब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो जब जिधर से निकलते हैं वही साइन को लेते हैं। जैसे यहाँ हम लोग पॉजिटिव से निकल रहे थे, बैटरी के पॉजिटिव लिए, यहाँ निगेटिव से निकल रहे हैं तो निगेटिव लिए। उसी तरीके से जब हम लोग लूप ऐसे लगा रहे हैं तो इस वोल्टेज के लिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं यानी पॉजिटिव से निकल रहे हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव 8 वोल्ट लिए। यहाँ से निकल रहे हैं निगेटिव से, इसलिए इसको निगेटिव को माइनस वोल्टेज लिए। फिर यहाँ से निकल रहे हैं माइनस से, इसलिए -2 वोल्ट, यानी V2 बराबर कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन को तो V2 बराबर 6 वोल्ट, यानी वहाँ V1 का वैल्यू कितना हो गया 4 वोल्ट, V2 का वैल्यू 6 वोल्ट। इस तरीके से हम लोग केवीएल का यूज करके इतना कॉम्प्लिकेट सर्किट का भी हम लोग किसी पॉइंट का वोल्टेज करंट आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव पहला है ओम का नियम क्या बताता है। ठीक है, ओम का नियम क्या बताता है, तो ओम के नियम में हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या मिलता है, V बराबर IR, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन मिलता है। ओम का नियम कहता है कि जब फिजिकल क्वांटिटी सब सेम रहे, फिजिकल कंडीशन कोई बदलाव नहीं हो, तो जो वोल्टेज होगा वो और जो करंट होगा वो करंट उतना ही होगा जितना वोल्टेज होगा। वोल्टेज बढ़ाइएगा तो उसी का अनुपात में करंट बढ़ेगा, मतलब उतना ही कहने का अनुपात में होगा। अनुपातिक जो कांस्टेंट होता है वो रेजिस्टेंस होता है। उसी तरीके से बात करें, एक इक्वेशन दिया हुआ है कि वोल्टेज 20 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो हम लोग का करंट कितना होगा। वोल्टेज 20 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो करंट निकालना है। तो हम लोग क्या ओम के नियम से जानते हैं, V बराबर IR, ये भी तुम लोग पढ़े हैं। हम लोग को V 20 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस नहीं, I नहीं पता है, रेजिस्टेंस हम लोग का 10 दिया हुआ है, यानी I बराबर 20/10 यानी 2 एम्पियर। ठीक है, ये करंट हो गया। उसी तरीके से अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है, रेजिस्टेंस की इकाई क्या है। हम लोग पहले ही लेक्चर में जान चुके हैं कि रेजिस्टेंस का इकाई क्या होता है, ओम, क्योंकि ओम के नियम से ही प्रतिरोध के बारे में जाने हैं। तो इससे ये हुआ कि ओम के नियम से प्रतिरोध आया है और उसी के नाम पे हम लोग इसके यूनिट दिए हैं सर ओम के नाम पे, तो ये हो जाएगा ओम। अगला क्वेश्चन है, एक 5 ओम है, एक 10 ओम है, 2 ओम है, 2 रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इसको जोड़ना है श्रेणी क्रम में, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुका है कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो R1 प्लस R2 प्लस जितना होगा उतना तक डॉट 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 और यहाँ R टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा 5 ओम है प्लस 10 ओम है, बराबर मेरा हो जाएगा R टोटल बराबर 15 ओम, यानी मेरा ये हो गया 15 ओम रेजिस्टेंस। उसी तरीके से अगला प्रश्न है कि एक है 4 ओम, एक है 6 ओम और इसको श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, सेम सीरीज में जोड़ देना है। सीरीज में है, श्रेणी में है तो 4 प्लस 6 बराबर 10। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं
समान मान के 3 प्रतिरोध है, यानी 3 रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 10 ओम है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। मतलब एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये तीनों का वैल्यू 10-10 है। ओके, और तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, यानी ऐसे जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम जानते हैं जो सीरीज में तीनों और तीनों को जोड़ देना है, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 30 ओम। उसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस 6 ओम का, एक 3 ओम का, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा जब पैरेलल में जुड़ा हुआ, यानी एक रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम का है, एक रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम का है। ठीक है, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है 3 ओम का, तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। ठीक, अब ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, जब पैरेलल में जुड़ा हो, पैरेलल मतलब समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R टोटल, यानी 1/3 प्लस 1/6 बराबर R। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 6 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, बराबर 1/R, यानी 1/R बराबर ऊपर 3 नीचे 6, 3/6, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी RT बराबर 2, यानी मेरा आंसर ये हो गया। समांतर क्रम में हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप एक और टेक्निक भी यूज कर सकते हैं जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब श्रेणी क्रम हो, पिछला क्वेश्चन में देखिए, जब श्रेणी क्रम हो तो इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है ना, उससे हमेशा ऊपर ही होगा। जो सबसे बड़ा, तो ये और ये ऐसे ही छट जाएगा, उससे बड़ा ही होगा। उसी तरीके से जब प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, पैरेलल में हो, तो दोनों में जो सबसे छोटा है ना, उससे भी वैल्यू छोटा आएगा। तो 6 और 3 में 3 छोटा है, वैल्यू 3 से कम होगा, 3 से कम यानी ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा। अगर समय नहीं है, आप जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप ये टेक्निक को लगा सकते हैं, नहीं तो पूरा प्रोसेस ये होता है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दो प्रतिरोध 10 ओम का। देखिए, दो प्रतिरोध पैरेलल में जुड़ा हुआ है, दोनों का वैल्यू है, इसका भी 10 ओम है, इसका भी 10 ओम है। जिस तरीके से ये सॉल्व किए हैं, सेम तरीके से ये सॉल्व होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, आप पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो हो जाएगा 10 गुने 10 बटा में 10 प्लस 10, यानी 100 बटा में 20 बराबर 5, ये। ठीक है, उस तरीके से अगर पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस या कोई चीज जुड़ा हुआ है, एक सर्किट है, पैरेलल सर्किट, ठीक है, ऐसे है, ये सर्किट है, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, एक पैरेलल सर्किट है, इसमें कौन सी राशि समान रहती है, कौन सा राशि जो बदलता नहीं है। तो देखिए, ये वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट अगर है, तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, और यहाँ भी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट है। ये देखिए, वोल्टेज यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ पे गया, यानी पैरेलल में, समांतर क्रम में हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, आप कितने इसमें रेजिस्टेंस लगाइए पैरेलल में, ये वोल्टेज हमेशा यहाँ से यहाँ का 10 वोल्ट रहेगा। उसी तरीके से सीरीज में क्या समान रहता है, मैं बता चुका हूँ कि अगर ये सर्किट सीरीज में है, सर्किट सीरीज में है, तो जो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा आई, वही करंट यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। मतलब हमारा सर्किट में करंट हमेशा सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में करंट, धारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसी तरीके से केसीएल के अनुसार किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग क्या होता है। अब समझिए, फॉर्मूला तुरंत बताए हैं, केसीएल में जो करंट आएगा वही करंट जाएगा। जंक्शन बताए थे कि अगर एक सर्किट है जहां पे करंट आ रहा है, कुछ करंट जा रहा है, तो जो करंट आएगा बराबर जो करंट जाएगा, यानी आने वाली धाराओं का योग
जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। अलजेब्रिक सम शून्य होता है, ध्यान रखिएगा, आने वाला बराबर जाने वाला होता है। उसी आगे प्रश्न है, किसी नोड पे 5 एम्पीयर और 3 एम्पीयर धारा प्रवेश करती है तो बाहर जाने वाली धारा क्या होगी। ये बोल रहा है किसी नोड पे एक पॉइंट ले लीजिए, इस पे एक करंट आ रहा है 5 एम्पीयर, एक करंट आ रहा है 3 एम्पीयर और एक करंट जा रहा है जिसका पता नहीं है। तो केसीएल सेम आने वाला बराबर जाने वाला, यानी आई, तो आई बराबर 5 प्लस 3 बराबर 8, ये हो गया 8 एम्पीयर। उसी तरीके से केसीएल का नियम किस पे आधारित है, तो जो केसीएल का नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, हमने बताया है। केसीएल यानी करंट का नियम, करंट मतलब चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, ठीक है। उसी तरीके से यदि किसी नोड पे 10 एम्पीयर प्रवेश करती है, ठीक है, नोड पर 10 एम्पीयर प्रवेश कर रही है और 6 एम्पीयर बाहर जा रही है, तो दूसरी बाहर जाने वाली धारा क्या होगी। इसमें क्या बोल रहा है, 10 एम्पीयर प्रवेश कर रही है एक नोड पे, 10 एम्पीयर आ रही है, 6 एम्पीयर बाहर जा रही है, यहाँ से 6 एम्पीयर बाहर जा रही है, तो दूसरी बाहर जाने धारा क्या होगी, और है जो बाहर जा रही है, आई नहीं पता है। आने वाली बराबर जाने वाली नहीं, 10 बराबर आई प्लस 6 इक्वल टू आई बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4, ठीक है। केवीएल के अनुसार केवीएल के अनुसार किसी बंद लूप में सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग कितना होता है। ध्यान रखिएगा, बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है, केसीएल और केवीएल दोनों के लिए, इसमें गलतियां मत करिएगा। आने वाला बराबर जाने वाला, लेकिन बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। केवीएल किस सिद्धांत पे काम करता है, वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पावर, ऊर्जा, एनर्जी, यानी ऊर्जा का सिद्धांत पे, ठीक है। उसी तरीके से अगला है कि एक लूप में 12 वोल्ट स्रोत, 5 वोल्ट और 7 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो केवीएल संतुष्ट होगा हाँ या नहीं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है 5 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है 7 वोल्ट, और जो स्रोत है यानी जो एनर्जी मिल रहा है वो मिल रहा है कितना से, 12 वोल्ट से। तो पूछ रहा है एक लूप में सिर्फ फार्मूला लगा दीजिए, मान लीजिए करंट का फ्लो डायरेक्शन यही है, तो ड्रॉप है तो केवीएल फार्मूला सही है नहीं है, तो जो एनर्जी दे रहा है यानी 12 बराबर 5 प्लस 7, ये भी 12 हो जाएगा, यानी LHS बराबर RHS, मतलब हाँ ये सही है। आगे आते हैं, यदि स्रोत वोल्टेज 20 वोल्ट है, यानी जो बैटरी से मिल रहा है 20 वोल्ट मिल रहा है, और एक रेजिस्टेंस पे ड्रॉप 12 वोल्ट है, तो दूसरे पे कितना होगा। वही बात, एनर्जी एक तरफ आने वाला और खत्म होने वाला एक तरफ 12 और दूसरा पता नहीं है, V2 पता नहीं है, इसको इधर भेजेंगे, V2 बराबर 20 माइनस 12, सॉरी 12, यानी आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, वोल्टेज दिया हुआ है 24 वोल्ट, करंट दिया हो 4 एम्पीयर, रेजिस्टेंस कितना होगा। यहाँ सिंपल ओम का नियम आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज बटा करंट, यानी 24/4 बराबर 6 ओम रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न आते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक फॉर्मूला देख लीजिए पहले, ओम्स लॉ, V बराबर I इंटू R बोला गया है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा। तो अगर हम लोग ये बढ़ाएंगे तो E बराबर होने के लिए वोल्टेज उतना ही रहे, ये बराबर होने के लिए करंट घटेगा, समझ रहे हैं ना। ये बोल रहा है कि वोल्टेज बराबर है, ये बदल नहीं रहा है, ठीक। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको बढ़ा रहे हैं, अगर इसको हाई करेंगे तो करंट का जो वैल्यू वो घटेगा, ठीक है, यानी करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट हमेशा घटेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज सर्किट में किसी एक प्रतिरोध के ओपन हो जाने पे क्या होगा। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो समझ में ज्यादा आसानी से आएगा। एक बोल रहा है सीरीज सर्किट है, यहाँ पे कुछ बैटरी लगी है, यहाँ पे कुछ
रेजिस्टेंस है लेकिन ओपन सर्किट है। तो जब सर्किट सीरीज में हो लेकिन एक प्रतिरोध उसका खुला हुआ तो धारा सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि धारा फ्लो करने के लिए उसको पाथ चाहिए, पथ नहीं मिलेगा तो वो कहाँ फ्लो करेगा। सिंपल। अगला प्रश्न है पैरेलल सर्किट में शाखा ओपन होने पे क्या करेगा। देखिए हम लोग पैरेलल सर्किट बनाते हैं, एक बल्ब या रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है और यहाँ लगा है मेरा बैटरी। ठीक है, ये एक पैरेलल शाखा एग्जांपल हो गया। अब पैरेलल सर्किट में क्या बोल रहा है कि एक शाखा ओपन है, मान लेते हैं ये किसी का से तार टूट गया, यहाँ पे ब्रेक इन हो गया, तार टूट गया, तो क्या होगा, पूरा सर्किट बंद होगा? नहीं, यहाँ से ऐसे ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब जलेगा, ये खाली बंद होगा, तो पूरा सर्किट बंद नहीं होगा। वोल्टेज शून्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ यहाँ वोल्टेज रहेगा, धारा अनंत ये भी नहीं होगा। हुआ क्या, अन्य शाखा काम करती रहेगी, ये और ये काम करता रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सीरीज सर्किट में यानी श्रेणी सर्किट में कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोध की तुलना में क्या होता है। देखिए जब एक सर्किट बनता है सीरीज में तो हमने बताया था कि मान लीजिए ये 10 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो हमको सबको जब जोड़ना है तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू उससे भी ज्यादा होगा यानी सबसे अधिक होगा। ठीक है, उसी तरीके से पैरेलल सर्किट में प्रतिरोध की तुलना क्या होगा, व्यक्तिगत, यानी ये 10 ओम है, ये 10 ओम है मान लेते हैं, ये 10 तो हम बताएं कि छोटा हो जाता है यानी सबसे अधिक नहीं, किसी एक के बराबर नहीं, सबसे कम, हाँ ये छोटा हो जाता है। और एक प्रश्न ये है कि किरचॉफ के नियम मुख्यतः किस प्रकार के सर्किट के विश्लेषण में उपयोग होते हैं। केवल डीसी मोटर पे, ऐसा हमने नहीं बोला है, ट्रांसफार्मर पे ये भी नहीं बोला है, केवल बैटरी पे नहीं। जो सर्किट कॉम्प्लिकेट है, जो सर्किट में 3-4 एलिमेंट लगे हुए हैं, जैसे ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ बैटरी हो गया, यहाँ पे बैटरी वगैरह, मतलब कुछ कुछ ऐसा टाइप का है अगर, तो वहां लगाते, इससे यहाँ पे एक लूप बन जाएगा, यहाँ पे एक लूप बन जाएगा, यहाँ पे एक लूप बन जाएगा, ऐसा करके हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इसलिए जटिल विद्युत पथ हम लगाते हैं और सिंपल में हम लोग ओम्स लॉ से सोल्यूशन कर लेते हैं। तो आज का ये रहा और ये टोटल का आंसर है, आप एक चेक कर लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले कुछ चीज़ों को लेकर के। हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और लोगों को बताएं जो तैयारी कर रहे हैं बीटीएससी का, जो ITI अनुसेवक का आया है। और तब तक के लिए थैंक यू, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी हो तो बताइएगा, नहीं तो हम तो सिलेबस के हिसाब से बढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव को लेते हुए।